नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज से, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही चितरंजन रेगे होंगे जो बेस मेटल्स सेगमेंट के एमसीएक्स के हेड हैं। उनसे बात होगी जो आज जिंक फ्यूचर्स लॉन्च हुआ है और एल्युमिनियम और लेड फ्यूचर्स का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है उस पर बात करेंगे हम आगे। लेकिन सबसे पहले आज फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि क्या टॉप 10 खबरें हैं। गोल्ड की बात करें तो यहां पर 350 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। 56,000 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर सोना अब आ चुका है। चांदी की बात करें तो यहां पर भी 600 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। 65,000 तक चांदी एमसीएक्स पर फिसल चुकी है। क्रूड में भी गिरावट है, $84 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। एमसीएक्स पर भी 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। नेचुरल गैस, हालांकि शुरुआती गिरावट कम हुई है लेकिन अभी भी 210 रुपए के आसपास करीब पौने से 1% की गिरावट दिख रही है। कॉपर भी कमजोर है, 775 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर कॉपर कारोबार कर रहा है। बाकी बेस मेटल्स पर भी दबाव है। एग्री मार्केट में कैस्टर आधे % की गिरावट के साथ यहां पर कैस्टर में कारोबार हो रहा है और 6,800 रुपए के नीचे कैस्टर कारोबार कर रहा है। कॉटन केक शुरुआत तो हुई थी कमजोरी के साथ, लेकिन अब हल्की तेजी दिख रही है। 2,850 रुपए के आसपास कॉटन सीड केक पहुंच चुका है। जीरा करीब 1% की गिरावट, 30,600 रुपए के नीचे एनसीडीएक्स पर कारोबार कर रहा है। धनिया का वायदा यहां पर भी गिरावट ही है, 0.25% की कमजोर कारोबार, 7,200 रुपए के आसपास धनिया का वायदा, लगातार यहां पर गिरावट का रुख है। हल्दी में स्थिरता दिख रही है, हल्की कमजोरी है, 6,950 रुपए के आसपास। लेकिन चलिए सबसे पहले बात आज करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि यहाँ पर गिरावट बढ़ती ही जा रही है। अब 56,000 के नीचे आ गया है, रिकॉर्ड से काफी नीचे भाव आ चुके हैं। सबसे पहले अमित जी, क्या लग रहा है इतनी गिरावट क्यों आ रही है गोल्ड और सिल्वर में? जी नमस्कार विष्णु मोहन जी। देखिए सबसे पहले जो गिरावट शुरू हुई है, जहां पर इमीडिएट टर्म में पीक आउट हुआ है सोना को 58,800 के आसपास। तो ट्रिगर तो नॉन फार्म पेरोल डेटा ने ही दिया है, लेकिन उसके बाद लगातार जो भी डेटा आ रहे हैं, चाहे वो यूएस सीपीआई हो या फिर रिटेल सेल्स हो, कल जो आए थे आंकड़े, और उसके बाद पीपीआई डेटा भी जो आया था, कहीं ना कहीं लगातार ये एक पिक्चर इमर्ज हो रही है कि यूएस इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे है, काफी मजबूत है। साथ ही साथ जॉब गेन्स काफी हो रहे हैं, और जॉब जो है वो हायर वेजेस पे गेन हो रहे हैं। तो इससे ये संभावना बढ़ रही है कि जो यूएस में ब्याज दरें हैं वो 5% पे नहीं रुकेंगी। हो सकता है कि 5.5 सवा 5% तक भी जा सकती हैं, जिसे टर्मिनल रेट कहा जाता है। जब ये एक प्रोबेबिलिटी मार्केट में डिस्काउंट होने लगी, तो अब तब हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में बॉटम आउट हुआ है, और वहां से करीबन 3% डॉलर इंडेक्स 101 से लगभग 104 के आसपास है। इस चीज ने डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर दोनों पे ही प्रेशर डाला है, और हम देख रहे हैं कि लगातार एक गिरावट का रुख बना हुआ है। अब अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऐसा लगता है कि अगले 2 हफ्ते में ये गिरावट बनी रहेगी। हो सकता है हम 55,000 तक के स्तर भी देख पाएँ। और वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो 55,600 से 650 तक के लेवल हमें गोल्ड में दिखाई दे सकते हैं। 55,600 फिर 55,000 तक के भी लेवल दिख सकते हैं गोल्ड में, ऐसा अमित जी को लगता है। जतिन, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है इस तरह की गिरावट आएगी? गुड मॉर्निंग विश्व जी। यस, डेफिनेटली वीकनेस तो है। जिस तरह से डेटा जो स्पेसिफिकली जो फेवरेबल में आ रहे हैं, जो डॉलर इंडेक्स को और सपोर्ट कर रहे हैं, हमने देखा है कि पिछले ये एक महीने में डॉलर इंडेक्स जो है वो 101.50 से लेके अभी 104 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहा है। तो इसके कारण से सभी कमोडिटीज और करेंसीज पे एक प्रेशर बना हुआ है। एक पॉइंट पे आके मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, जहाँ पर पॉज पीरियड आ जाता है, उसके बाद फिर से सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो है वही फेवरेबल लग रही है फिलहाल ऑन द कार्ड्स, क्योंकि बाइंग साइड की जो भी स्ट्रैटेजीज रहेंगी वो स्टॉप लॉसेस जरूर हिट करेंगी। जिस तरह से मार्केट का रुझान है, जो सेलिंग पे ज्यादा फोकस रहा है सभी का, क्योंकि जब तक इकोनॉमी स्ट्रेंथन में है तब तक हेडरूम जो है वो बढ़ा हुआ है फेडरल रिजर्व के पास ब्याज दरें और बढ़ाने के लिए। और जैसे मेरे सहयोगी अमित ने बराबर बखूबी समझाया कि ये इंटरेस्ट रेट साइकिल जो 5% के पास सबको पहले अनुमान था कि वहां पर अगर हॉल्टर लेता है तो डेफिनेटली यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिविटी का रुझान देखने मिल सकता है। लेकिन ये 5% के ऊपर अगर एस्केलेशन होना शुरू करे तो डेफिनेटली पैनिक जो है वो और बढ़ सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि 5% के ऊपर की ब्याज दरें जो है वो हिस्टोरिकली काफी समय के बाद ही फिर से देखने मिलेंगी। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये जो एक आंकड़ा है रहेगा, एक इम्पोर्टेंट रहेगा। जो मार्च का जो सीरीज, जो मार्च की जो पॉलिसी रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी अभी, क्योंकि वहां पर जो स्टांस है और जो व्यू पॉइंट है वो जरूर देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस तरह से फेडरल रिजर्व का
आगे का व्यू पॉइंट बन रहा है कि इस 2023 के फर्स्ट हाफ में और कितनी रेट हाइक्स की फास्टर पेस से करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि अगर पेस जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से ही बरकरार रहती है तो शायद ज्यादा पैनिक ना आए, लेकिन एक आधा बड़ा जंप लेने की अगर कोशिश करते हो इंटरेस्ट रेट हाइक में, तो उसको मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं प्राइसिंग जरूर करने की कोशिश करेगा। तो इसके चलते हुए गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा वसूली जो है अभी भी थोड़ा इमीडिएट बेसिस पे कंटिन्यू रहना चाहिए। गोल्ड लेवल स्पेसिफिक में बात करूं तो 55,950 के आसपास सेलिंग की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, यहाँ से और बढ़ सकती है। 56,150 के ऊपर स्टॉप लॉस रखकर और 55,600 के टारगेट्स रख के ये इंट्राडे कॉल रहेगा। ओके, तो यानी बिग वाली की सलाह दोनों ही जानकारों की तरफ से। लेकिन अब बात कर लेते हैं जिंक मिनी फ्यूचर्स में, जहां आज से ट्रेडिंग शुरू हो गई है। आज पहला दिन है मिनी कॉन्ट्रैक्ट का और अब आगे एल्युमिनियम और लेड के कॉन्ट्रैक्ट भी आने वाले हैं। 22 फरवरी से लेड मिनी में ट्रेडिंग शुरू होगी और साथ ही एल्युमिनियम मिनी फ्यूचर्स में 20 फरवरी से ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चितरंजन रेगे साहब हैं, हेड है बेस मेटल सेगमेंट के एमसीएक्स से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, किस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं? 3 साल के लंबे इंतजार के बाद मिनी कॉन्ट्रैक्ट में जिंक के साथ शुरुआत हुई है, आने वाले समय में और भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। किस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद है सर इस बार? नहीं, आपने एकदम सही बताया विष्णु जी। काफी समय से इंतजार था। बराबर है 3 साल के अंतराल के बाद ये जो मतलब डेफिनेटली बाजार की मार्केट मतलब चाहे हम इन्वेस्टर्स की बात करें या फिजिकल मार्केट की बात करें, तमाम लोगों का ये मानना था। अच्छा, कंपैरिजन के लिए क्या हो जाता था कि पहले हमारे 2 कॉन्ट्रैक्ट थे और फिर हमने जब एक में तब्दील किया तो जो कैटेगरी इन्वेस्टर्स की या फिजिकल मार्केट की है जिनका फैन फॉलोइंग या जिनका रुझान मिनी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ था, इसके बारे में बहुत क्लियर हो गया था कि इस तबके के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने निवेदन किया और बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ सेबी देन फाइनली वी आर एबल टू लॉन्च। तो टाइमलाइंस ऐसी हैं विष्णु मोहन की आज जिंक मिनी का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है 1 टन का। 20 तारीख को मंडे को एल्यूमिनियम मिनी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो भी 1 टन का। और 22 को वेंसडे को फरवरी को लेड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो भी 1 टन का। अब जो निवेशक है, मुझे लगता है कि उनको अगर ध्यान हो तो जो 2019 के कैलेंडर ईयर का जो दूसरा भाग था H2, इस दौरान हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो डिलीवरी बेस्ड थे वही के बहुत ही सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी भी लॉन्च किए हैं। उसमें जो फर्क है मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि क्या फर्क है। तो पहली बात तो उस समय अगर आप डिलीवरी सेंटर की बात करेंगे तो उस समय सबके एक डिलीवरी सेंटर, एक या लेड में 2 थे तक, पर बाकी सब में एक डिलीवरी सेंटर था। तो उसके मुकाबले आज पैन इंडिया प्रेजेंस हो गया है। सभी कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्थ में पलवल, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कलकत्ता और वेस्ट में थाने डिलीवरी सेंटर्स हैं। एल्यूमिनियम में एक एडिशनल रायपुर जो प्राइमरी डिलीवरी सेंटर है। तो ये उस वक्त नहीं हुआ करते थे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्रेजेंस है पैन इंडिया, पहली बात। दूसरी बात, उस समय अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम में हमारे पास अलग शेप्स का, जिसको हमने सोज और टी बार्स को हमने बाद में ऐड किया था, उसका प्रावधान उस समय नहीं था। और उसका प्रावधान अभी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में तो है। लेकिन जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि एल्यूमिनियम 5 टन का कॉन्ट्रैक्ट में सोज और टी बार्स का प्रावधान है, लेकिन एल्यूमिनियम मिनी कॉन्ट्रैक्ट में सोज और टी बार्स का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है एल्यूमिनियम, लेड और जिंक तीनों मिनी 1-1 टन के कॉन्ट्रैक्ट हैं और तीनों में सिर्फ इंगट शेप का जो 1-1 टन के बंडल्स में डिलीवर होते हैं उसी चीज का, उसी ग्रेड का, उसी शेप का प्रावधान है, बाकी किसी चीज का प्रावधान नहीं है। तो कंपैरिजन में ये हो गया कि ग्रेड यूनिफॉर्म है, शेप यूनिफॉर्म है, जो इंगट्स हैं और 1-1 टन के बंडल। और दूसरी बात जो 2019 के मुकाबले अभी जो फर्क है वो ये है कि अब हम पैन इंडिया प्रेजेंस है। उन दिनों में उस समय एक सिंगल डिलीवरी सेंटर हुआ करता। तो ये जैसे आपने बताया, मुझे भी बहुत खुशी है मिनी कॉन्ट्रैक्ट की वापसी की। और मुझे लगता है कि बाजार, इन्वेस्टर्स, फिजिकल मार्केट, तमाम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ये परफॉर्म करेगा। सर, छोटे छोटे 2-3 सवाल है अब मेरे, मैं आपसे एक एक करके पूछता हूँ, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। सर, क्या इंडियन रिफाइनर्स की भी डिलीवरी ली जाएगी? क्योंकि लेड को लेकर इस तरह के जो रेगुलेशंस आए थे, क्या आप धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होगा? जी, हमने रिफाइंड लेड में डोमेस्टिक ब्रांड्स का मतलब अप्रूवल करना चालू कर दिया है। तो 4 ब्रांड्स ऑलरेडी अप्रूवल हो चुके हैं। उन सब का भी प्रावधान मिनी कॉन्ट्रैक्ट में है।
और भी जो नए ब्रांड्स अप्रूव होंगे उन सब का भी प्रावधान मिनी कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। सर अब अगला सवाल, कल एक दर्शक भी पूछ रहे थे, कॉपर और निकेल का भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट आएगा क्या? तो विष्णु जी, ये मतलब आई मीन मुझे बिल्कुल हमदर्दी है इस बात से कि क्यों इस बारे में बात की जा रही है। हम भी कोशिश में लगे हैं। मुझे फिलहाल मिनी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन हम किस तरीके से इसमें इन्वेस्टर्स के कंफर्ट लाने के साथ हम इसमें क्या तब्दीली कर सकते हैं, इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। सेबी से लगातार चर्चा जारी है। इस बारे में कुछ फाइनल निष्कर्ष होने पे ही मैं कुछ कह पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं सर, ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। क्या मिनी का ऑप्शंस आएगा, वो ज्यादा लिक्विडिटी और ला सकता है? तो देखिए सर, ऐसा है कि ये जो सेबी के पैरामीटर्स हैं, वो टिपिकली ये चाहते हैं कि जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें करीब 1000 करोड़ का वॉल्यूम हो, उसको मतलब वो प्राथमिक क्राइटेरिया है। मतलब उसके बाद ही अपन बाकी की बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक एक साइजेबल वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आने के बाद, और वो कम से कम साल 1.5 साल सुचारू रूप से चले, उसके बाद ही हम उस बारे में देख सकते हैं। पर मतलब आइडिया अच्छा है, पर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय जाएगा एलिजिबिलिटी के हिसाब से, कि ये जो बेसिक पैरामीटर्स हैं ऑप्शन लॉन्चिंग के, उसको वो क्राइटेरिया में उसका हिसाब बैठने के बाद ही हम आगे की सोच सकते हैं। सर आपने वक्त दिखा, एक अहम दिन, लॉन्च के दिन में जब जिंक मिनी फ्यूचर्स में वापस से ट्रेड शुरू हो गया है, ऐसे मौके पे आपने वक्त दिया। चलिए, लेकिन एक और अहम खबर है, वो है गेहूं को लेकर, और हमारे साथ संजीव गुप्ता जी फोन लाइन पर मौजूद है। संजीव जी, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पे। संजीव जी के बारे में आपको बता दूं कि ये डायरेक्टर हैं BTS रोलर फ्लोर मिल के। सर स्वागत है। सर, गेहूं का जो OMSS के जरिए जो बिक्री की जो सरकार की तैयारी है, उसमें से पहले टेंडर में तो करीब 41% के 42% के आसपास में ऑफर का कुल बिक्री हुआ था। सेकंड जब ऑक्शन हुआ तो उसमें सिर्फ 25%। इतना कम ऑफटेक की वजह क्या है सर? सर देखिए, एक तो सरकार ने जब पहली बार ऑक्शन किया था तो ये प्राइजेस काफी गिर गए थे। तो जो वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वहां पर ऑलरेडी प्राइजेस गिर चुके हैं, और ऑफटेक सिर्फ 15 दिन का है। तो लोग और आगे का सीजन आने वाला है, तो लोग अभी ज्यादा इसमें क्वांटिटी में लेना नहीं चाह रहे गेहूं को। और रिजर्व प्राइस सरकार और कम कर सकती है क्या? सर देखिए, मुश्किल है, क्योंकि सरकार को ये भी देखना है कि फार्मर इम्पैक्ट क्या होता है आने वाले सीजन में। क्योंकि अगर प्राइसेस मंडियों में गिरने लग गए तो फार्मर को बिलो MSP पे बेचना पड़ेगा मंडियों में। अब तक के जो उत्पादन के अनुमान है, उससे क्या लग रहा है आपको? क्या दाम और नीचे गेहूं के आएंगे, और क्या आपको भी लग रहा है इस बार बम्पर उत्पादन होगा, रिकॉर्ड उत्पादन की गेहूं की उम्मीद करें? एज ऑफ नाउ तो बम्पर उत्पादन है। प्राइजेस और थोड़े बहुत नीचे आ सकते हैं, MSP लेवल्स पे आके रुक सकते हैं। 2120 के प्राइजेस के आसपास मंडी आ सकती है। ओके, सरकार के लिए प्रोक्योरमेंट में आसानी होगी, क्योंकि MSP और जो करंट मार्केट प्राइस उसमें जो गैप है, उसके बाद भी सरकारी खरीद हो पाएगी? देखिए, सरकार ने प्राइजेस गिराने का एक और कारण ये था कि सरकार को जो गैप था उसको कम करना था। तो सरकार ने वो अच्छी तरीके से इस प्राइसिंग को लेके जो दोबारा उन्होंने 2530 गिरा के ऑल इंडिया वन प्राइस किया है, उसका कारण यही था कि सरकारी खरीदी अच्छी से हो। और मेरे को लगता है इस लेवल पे सरकारी खरीदी कर पाएगी, सरकार इसको अच्छी से खरीद कर पाएगी। सर शुक्रिया संजीव जी, आपने वक्त निकाला गेहूं पर। चलिए फटाफट से बेस मेटल्स पर ट्रेडिंग कॉल ले लेते हैं। जतिन जी, बहुत कम वक्त है, माफी चाहूंगा। फटाफट से आप अपने बेस मेटल्स में टॉपिक बता दीजिए आज। विश्व जी, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है, मेरे हिसाब से सेलिंग की रणनीति अपनाना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आ सकता है दिन के दौरान में। कॉपर के अंदर मैं जानना चाहूंगा सेल साइड की रणनीति अपनाएं, लेकिन लेवल ब्रेक होते उसके बाद सेल करें। 773.80 के नीचे सेल करना है। यहाँ से ₹1 और गिरावट है उसके बाद सेल कीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो 777 के ऊपर मेंटेन करना है, और टारगेट 770 का रखना है। प्योरली इंट्राडे कॉल रहेगा। ओके अमित जी, आपकी कॉल क्या होगी बेस मेटल्स में? छोटा जवाब सर। जी, मेरा 2 से 3 दिनों का व्यू रहेगा कॉपर पे, कि जब 770 771 के आसपास आ जाए, वहां से एक्चुअली खरीदारी कर सकते हैं 778 से 779 के लिए, लेकिन ये 2 से 3 दिनों का कॉल। सर जतिन जी, क्रूड और एनजी पर छोटा जवाब दे दीजिए हमारे ट्रेडर्स के लिए आप। क्रूड के अंदर भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है मुझे। 2-3 दिनों की वॉलेटिलिटी के बाद थोड़ा सेलिंग दिख रहा है। 6490 के आसपास सेल कीजिए। 6550 के स्टॉप लॉस के साथ में 6425 6400 के टारगेट्स करें। ओके अमित जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल पर?
जी मैं सिमिलर चीज ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना चाहूंगा। 6400 का जो कॉल पुट है वो लिया जा सकता है 170 के करीब, और इसका टारगेट करीबन 250 का हो। ओके, शुक्रिया अमित जी आपका, जतिन आपका, आप लोगों ने वक्त दिया और फटाफट से दर्शकों को ट्रेडिंग कॉल्स भी दे दिए। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं।